दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 दिसंबर 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज सबसे पहले बात करते हैं कि किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। जहां पीएम किसान योजना के तहत किसानों का 10वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने की तारीख की घोषणा हो गई है। लाभार्थियों को इसका मैसेज भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बातचीत भी करेंगे। किसानों को भेजे गए मैसेज में भी दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 को दिन में 12 बजे पीएम किसान योजना के तहत 10वीं किस्त जारी करेंगे। मैसेज में यह भी जानकारी दी गई है कि इसी दिन पीएम मोदी किसान उत्पाद संगठनों को एक्टिविटी अनुदान भी जारी करेंगे। इस कार्यक्रम से किसान पीएम इंडिया webcast.nic.in या फिर दूरदर्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पछुआ हवा की रफ्तार 5 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से राजधानी पटना समेत बिहार के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान करीब 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। इससे कनकनी में कमी हुई है। बुधवार को पटना का न्यूनतम पारा करीब 1 डिग्री का इजाफा हुआ और यह 7.6 डिग्री से दर्ज किया गया। बृहस्पतिवार को बिहार का औसतन न्यूनतम तापमान 8 से 9 और औसतन अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री रहा। जहां अगले 24 घंटे में बक्सर, भभुआ, कैमूर, औरंगाबाद, गया, नवादा में शीतलहर को लेकर अलर्ट है। जबकि पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी और दरभंगा में कोल्ड डे रहेगा। जब पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया है कि उत्तरी और उत्तर पछुआ हवा की रफ्तार कम हो गई है। जहां अगले 2 दिनों में बिहार में 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम कुसहा छाए रहेगा। जहां अगले 5 दिनों में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। जब बिहार के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था जो बांग्लादेश की ओर शिफ्ट हो गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत आज भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। जब 2018 में आई नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई जैसे 21 शहरों के पास पीने के लिए अपना पानी नहीं होगा, जिससे 10 करोड़ से अधिक लोगों की जिंदगी प्रभावित होगी। इतना ही नहीं, आज देश का 40% हिस्सा सूखे का सामना कर रहा है और 2030 तक बढ़ती आबादी के अनुसार पानी की मांग दुगनी हो जाएगी। आंकड़े बताते हैं कि 2007 से लेकर 2017 के बीच भूजल स्तर में 61% की कमी आई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी खराब है और कितनी खराब होने जा रही है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए बिहार के +2 जिला स्कूल गया के शिक्षकों और बच्चों ने मिलकर एक ऐसी मशीन बनाई है जो हवा से पानी बनाने में सक्षम है। उनके इस डिजाइन को पेटेंट भी हासिल हो गया है और वे इसे आम लोगों तक पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। इस मशीन को एयर वाटर जनरेटर नाम दिया गया है। यह प्रोजेक्ट 2019 में ATL मैराथन प्रतियोगिता में पहले स्थान पर भी रहा था और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं कि पीएम किसान मान धन योजना का सबसे अधिक लाभ यूपी और बिहार के किसान उठा रहे हैं, जब बाकी राज्य इनसे काफी पीछे हैं। यह वही योजना है जिसमें आप अपनी जेब से चौवन्नी खर्च किए बिना 3000 रुपये महीना पा सकते हैं। जहां अब तक करीब 18 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। इनमें सबसे ज्यादा बिहार के किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जहां इसके बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और गुजरात के किसानों का नंबर आता है। दोस्तों बात करते हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने के मामले पर बिहार में सियासत तेज है। विरोधी दल के नेता जहां केंद्र सरकार के इस निर्णय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, तो वही एनडीए के मुख्य सहयोगी जदयू के नेता को ये कानून पल्ले नहीं पड़ रहा है। जब केंद्र सरकार ने देश भर में शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल कर दी है। इधर बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा कर रहे हैं, जिसमें वे शराब, दहेज उन्मूलन और बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो वहीं जेडीयू के ही MLC गुलाम रसूल बलियावी को केंद्र सरकार का ये निर्णय समझ में नहीं आ रहा है। गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि शादी की उम्र बढ़ाने का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इस कानून के पीछे क्या बनाना या फिर क्या बचाना चाह रहे हैं। जब बच्चों के लिए मोबाइल और सोशल मीडिया पर जो बड़ी आफत है उस पर बैन करने की जरूरत है। हत्या और घिनौना काम करने वाले आरोपी को क्या 21 साल बाद बालिग माना जाएगा?
दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कोरोना संक्रमित हो गई है। जब कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद डिंपल यादव ने ट्वीट करते हुए दी है। आपको बता दूं कि डिंपल यादव को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक बहुत ही पहले लग चुकी है। जब डिंपल यादव ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मैंने कोविड टेस्ट कराया है जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, मैं पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड हूँ, यानी कि दोनों डोज लगा ली हूँ। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात में अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुआ है। जब गुजरात में पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार को महज 1 वोट ही मिला, और ये वोट उसका खुद का था। प्रत्याशी संतोष हरपाते ने वापी जिले के छरवाला गांव में सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया था। जब नतीजे आए तो फिर पता चला कि उन्हें सिर्फ 1 वोट ही मिला है। उन्हें ये जानकर बहुत ही दुख हुआ है कि परिवार के 12 सदस्य होने के बावजूद भी उसे सिर्फ 1 वोट मिला। जी हाँ, उनके परिवार में कुल 12 सदस्य हैं, लेकिन उनको वोट सिर्फ 1 मिला, वो भी अपने वाला। हलपाती मतगणना केंद्र के पास उस समय रो पड़े जब उन्हें पता चला कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने ही उन्हें वोट नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि कम से कम उनकी पत्नी सहित उनके परिवार ने उनके पक्ष में मतदान किया होगा। हलपति ने कहा है कि वे स्थानीय चुनाव में अपनी हार से दुखी नहीं है, बल्कि इस बात से दुखी है कि उनके परिवार के 12 सदस्यों में से किसी ने भी उन्हें वोट नहीं दिया। एक न्यूज़ चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा है कि चुनाव आते हैं और जाते हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 1 वोट मिला, यहाँ तक कि मेरे परिवार ने भी मुझे वोट नहीं दिया। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर बिहार के लोगों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। दरअसल इसी दिन मुंगेर में गंगा नदी पर बने महासेतु का उद्घाटन होगा, जिसका सीधा फायदा बिहार के कई जिलों को एक साथ होगा। 18 साल पहले मुंगेर वासियों के लिए कई आंदोलन के बाद दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल का शिलान्यास किया था। जब पुल बनने के दौरान जमीन अधिग्रहण से लेकर कई अड़चने आई, साथ ही इसका लागत मूल्य भी 927 करोड़ से बढ़कर 2774 करोड़ रुपए हो गया। जहां 18 साल लंबे इंतजार के बाद अब गंगा पुल से अप्रोच पथ को कनेक्ट करने के लिए अंतिम पिलर पर गार्डन चढ़ाने को काम बुधवार को पूरा कर लिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, गोपालगंज, पूर्णिया सहित बिहार के किसी भी जिले में रहने वाले लोग श्रम कार्ड बना सकते हैं। इस कार्ड को बनाने के लिए आपको कई तरीके के लाभ होंगे, साथ ही साथ आपको कई तरीके की सरकारी योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक ई श्रम कार्ड सरकार की ओर से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए जारी किया जाता है। इसका लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों को प्राप्त होगा, इससे उनकी कई परेशानियां दूर हो जाती है। आपको बता दें कि ई श्रम कार्ड धारकों को केंद्र सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा मुफ्त में मिलता है। अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे में मृत्यु या फिर विकलांगता हो जाता है तो फिर उसे 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वही आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, ई श्रम कार्ड के तहत आपको प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, राष्ट्रीय पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सहित और भी कई तरह की योजनाओं का लाभ मिलता है। तो अगर आप भी असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं तो फिर आप ये कार्ड बना सकते हैं और आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन बिहार कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है। बताया जा रहा है कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने जिन 5 लोगों का नाम कांग्रेस आलाकमान को भेजा है, उसमें रंजीत रंजन का नाम सबसे आगे है। यह रंजीत रंजन सुपौल से सांसद रह चुकी है और तेज तर्रार नेता मानी जाती है। रंजीत रंजन के पति पप्पू यादव भी सांसद रह चुके हैं, बिहार के बड़े यादव नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। अब खबर यह है कि वे अपनी पार्टी यानी कि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर रहे हैं। 2 दिन पहले पप्पू यादव ने इसके संकेत भी दे दिए थे। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में किन्नर की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। यह बताया जा रहा है कि 21 दिसंबर को पटना के कंकरबाग थाना क्षेत्र में हुए किन्नर सन्नी की हत्या का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद दर्जनों की संख्या में ट्रांसजेंडरों ने श्री राम हॉस्पिटल के पास घंटों सड़क जाम करके और गाड़ियों को तोड़फोड़ करके प्रशासन से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। जब वही पटना पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए छानबीन शुरू की, जिसमें 21 दिसंबर की सुबह की
घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगाला, जिसमें पुलिस ने एक टेंपो पर सवार होते 2 संदिग्धों को देखा। दरअसल किन्नर सन्नी उसी टेंपो में सवार होकर घर जा रही थी। जय सूत्रों की माने तो अपराधी सुमित कुमार और उसका साथी शाहरुख दोनों टेंपो में सवार होकर चांदमारी रोड होते हुए कॉलोनी मोड़ पहुंचे, जहां सुनसान जगह देखकर अपराधियों ने किन्नर सन्नी के साथ लूटपाट की, जिसका विरोध सन्नी के करने पर अपराधियों ने गोली चला दी। गोली चलने के बाद सन्नी की जान चली गई। दोस्तों बात करते हैं कि लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का बड़ा फैसला किया है। यह पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी का संगठनात्मक ढांचा काफी मजबूत है। वहां पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी के आधा दर्जन विधायक थे। जहां पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत एवं आम लोगों का पार्टी के प्रति झुकाव को देखते हुए चिराग पासवान लगातार उत्तर प्रदेश का दौरा करते रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि भारत सरकार बिहार में मिनी फूड पार्कों का नेटवर्क स्थापित करने की तैयारी कर रही है। जहां केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने इसके लिए सघन सर्वेक्षण के लिए निर्देश दिए हैं। जहां इसके तहत मखाना, लीची और केला पर आधारित उत्पादकों के मिनी फूड पार्कों का नेटवर्क बनाया जाएगा। जब बिहार में पैदा होने वाले खाद्य उत्पादकों को बिहार के भीतर लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए कोल्ड चैन नेटवर्क, मसलन कोल्ड स्टोरेज, फ्रोजन सेंटर या फिर फ्रिज वेन का नेटवर्क स्थापित करना भी इसके तहत शामिल है। दोस्तों अब बात करते हैं कि नए साल के मौके पर अगर आप बिहार घूमने वाले हैं तो फिर आप बिहार के 5 बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर घूमें। यहां आपको कई तरह की चीज़ें देखने को और फिर जानने को मिलेगा जो आपको आकर्षित करेगा, जैसे आप अपने कैमरे में कैद भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले नालंदा की। तो नए साल के मौके पर आप अपने दोस्तों के साथ नालंदा घूमने जा सकते हैं। यहाँ भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। अब बात करते हैं बोध गया की। तो नए साल के मौके पर देश विदेश के लोग बोध गया घूमने आते हैं। यहाँ का महाबोधि मंदिर लोगों में आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर बौद्ध वृक्ष, मुचलिंडा झील, थाई मंदिर, रॉयल भूटान मठ सहित वाटर पार्क का आनंद उठा सकते हैं। अब बात करते हैं वैशाली की। तो आप नए साल पर वैशाली जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ अवशेष स्तूप, कुटागढ़शाला बिहार, राज्याभिषेक टैंक, विश्व शांति शिवालय, राजा विशाल का गढ़, चौमुखी महादेव सहित कई स्थान घूमने लायक है। अब बात करते हैं राजगीर की। तो बिहार का राजगीर पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह स्थान बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म में आध्यात्मिक महत्व के लिए लोकप्रिय है। राजगीर में 7 राज्य जैसी पहाड़ियों पर घूमने का अलग ही मजा मिलेगा। अब बात करते हैं राजनगर की। तो बिहार में मधुबनी के पास राजनगर स्थित है। यहाँ महाराजा रामेश्वर सिंह द्वारा बनाया गया एक महल है। हालांकि ये महल अब खंडर हो गया है, लेकिन इनकी संरचना को देखने के लिए आज भी दूर दूर से लोग आते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ यहां खूब मजा कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि चंपारण सत्याग्रह के समय बापू शराब के विरोध में थे। बापू की बात सबको माननी चाहिए। उनके संदेश को हम लोग हर जगह प्रचारित करवा रहे हैं। शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाता है। बहनों से आग्रह करेंगे कि जो शराब पीते हैं उनके चारों तरफ खड़ा होकर जमकर नारा लगाएं और सूचना भी दीजिए। जहां बैठिए वहां शराब नहीं पीने के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए। बुधवार को मोतिहारी से समाज सुधार अभियान की शुरुआत करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से यानी कि WHO की ओर से साल 2016 से 2018 तक हुए सर्वेक्षण में पाया गया है कि शराब पीने से दुनिया में 30 लाख लोगों की मृत्यु होती है। दुनिया में जितनी मृत्यु हुई है उसमें 5.3% मौत शराब पीने से हुई है। 20 से 39 आयु वर्ग के लोगों में 13.5% मृत्यु शराब पीने के कारण होती है, जबकि 18% लोग शराब पीने से आत्महत्या कर लेते हैं। शराब पीने के कारण 18% आपसी झगड़े होते हैं। दुनिया भर में 27% सड़क दुर्घटनाएं शराब पीने के कारण होती है। नीतीश कुमार ने कहा है कि शराब पीने से 200 प्रकार की बीमारियां होती है। शराब के सेवन से 48% लोग लीवर की गंभीर बीमारी के शिकार होते हैं। मुंह के कैंसर के कुल मामलों का 26% शराब पीने के कारण होते हैं। पैंक्रियास के 26%, बड़ी आंत की बीमारी के 11% मरीजों की शराब पीने से मौत होती है। ब्रेस्ट कैंसर 5% और टीबी के 30% मामले शराब सेवन से होते हैं। जिन लोगों को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि शराब के दुष्परिणामों के जो आंकड़े दिए गए हैं उस पर सब लोग गौर करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में एक नेशनल तैराक
चाय बेचने को मजबूर हैं। नेशनल लेवल पर 5 मेडल जीतने वाले तैराक गोपाल प्रसाद यादव चाय बेचकर परिवार का गुजारा कर रहे हैं। जब गोपाल प्रसाद यादव कभी तैराक बनने का सपना संजोए हुए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भले ही वे मेडल पर मेडल जीत ले, लेकिन इससे उनका गुजारा नहीं होने वाला है। यह सरकारों की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिलने और फिर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद गोपाल यादव ने नया टोला में चाय की दुकान खोली है। सरकारों की तरफ से किसी भी तरह की मदद नहीं मिली और फिर नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाने के बाद गोपाल यादव ने नया टोला में चाय की दुकान खोली। गोपाल यादव ने तैराकी में नेशनल लेवल पर 1-2 नहीं बल्कि 8 मेडल जीतकर बिहार का सम्मान बढ़ा चुके हैं। यह साल 1988 और फिर 1989 में स्विमिंग चैंपियन रह चुके हैं। लेकिन अब पटना के शिक्षा के मंडी जाने वाले नया टोला के नुक्कड़ पर साल 1998 से चाय बेचते हैं और आज यही उनकी पहचान है। साल 1987 से 1989 तक लगातार 3 साल बिहार को 2 स्वर्ण यानी कि गोल्ड मेडल समेत कुल 8 पदक दिलाने वाले गोपाल प्रसाद यादव पैसे के अभाव में 1990 के प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाए थे। गोपाल प्रसाद यादव बताते हैं कि साल 1990 में घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई, खाने को घर में अनाज तक नहीं था। तब उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान वे पोस्टल विभाग की नौकरी के लिए संत माइकल स्कूल में इंटरव्यू देने के लिए गए, लेकिन वहां के अधिकारी ने उनकी फाइल उठाकर फेंक दी। चैंपियन होने के बावजूद भी गोपाल को ना तो केंद्र से और ना ही राज्य सरकार से किसी भी तरह की मदद मिली है और ना ही कोई सुविधा मिली है और ना ही सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। काफी ठोकरें खाने के बाद उन्होंने परिवार चलाने के लिए चाय बेचनी शुरू कर दी। गोपाल यादव ने अपनी चाय की स्टॉल का नाम नेशनल तैराक चाय दुकान रखा है। गोपाल प्रसाद यादव ने अपनी चाय की दुकान पर सभी मेडल को टांग कर रखा है। इसे दुकान पर टांगने के सवाल पर वे कहते हैं कि ये मेडल सरकार की नाकामी उजागर करते हैं। ये मेडल बता रहे हैं कि बिहार में खिलाड़ी का क्या हश्र होता है। उन्होंने कहा है कि ये सभी मेडल उन्होंने इसलिए टांग कर रखा है कि खेल में अपना कैरियर बनाने वाले ये देख लें कि अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी ये हश्र हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं कि बेगूसराय में शराबबंदी को सफल बनाने और फिर लोगों को जागरूक करने के लिए बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष अब्दुल कय्यूम अंसारी द्वारा शराबबंदी जागरूकता अभियान के तहत जागरूकता रथ को परिसतन से रवाना किया है। ये रथ बेगूसराय जिले के अलग अलग गाँव में जाकर लोगों को शराब के प्रति जागरूक करेगी। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष कय्यूम अंसारी ने कहा है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू की है, उसे सख्ती से लागू करने के साथ साथ जन जागरण अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मदरसा बोर्ड के द्वारा भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि शराब से होने वाली हानि के प्रति लोग जागरूक हो सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि बिहार में जमीन की खरीद बिक्री करने वाले लोगों के लिए राजधानी पटना से अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अमीनों की मनमानी को रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसमें जमीन की मापी में कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा। खबर के अनुसार बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन की सही मापी के लिए 711 ETS मशीनों की खरीद का ऑर्डर दिया है। बहुत जल्द बिहार के अलग अलग जिलों में मशीनों से जमीन की मापी शुरू कर दी जाएगी। ETS मशीन से जमीन की मापी के लिए अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा कर देंगे और मापी करने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे। इसके बाद जैसे ही बटन दबाएंगे मशीन से किरणें निकलेगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी। इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जमीन मापी में 1 सेंटीमीटर का भी फर्क नहीं होगा। अमीन अब जमीन मापी में किसी तरह की धांधली नहीं कर पाएगा। इतना ही नहीं, इस मशीन में GPS भी लगा रहेगा, जिससे मापी को ट्रैक किया जा सकेगा। इस मशीन से एक साथ 50 प्लॉटों की मापी की जा सकेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके समाज सुधार अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि समाज सुधार अभियान पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सिस्टम में फैले भ्रष्टाचार को सुधारने की अधिक है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार सबसे फिसदी राज्य है। इसे कौन सुधारेगा? समाज तो सुधरा हुआ ही है। मुख्यमंत्री को ऐसी कौन सी बात बुरी लग गई है जिसे वे सुधारना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जनता को तो ये लगता है कि सरकार फिसदी है, उसे कौन सुधारेगा? मुख्यमंत्री ने शराबबंदी पर समीक्षा बैठक की, उसका क्या हुआ? उसके मंत्री अपराध में संलिप्त है, वे किस समाज सुधार की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पहले अपनी सरकार और अपने मंत्रियों को सुधारे। थाने में बिना घूस के एक काम भी नहीं होता है, उसे कौन सुधारेगा? व्यवस्था अगर सुधर जाए तो फिर सब ठीक है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये कार्यक्रम केवल नौटंकी और दिखावा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री जनता के बीच जाते हैं, लेकिन उनसे दूरी
दूरी बनाकर रखते हैं। कर्फ्यू जैसा माहौल रहता है। जनता दरबार में भी बड़ा लंबा प्रोसेस है। खाली भ्रष्ट अधिकारी और फिर मंत्री को ही ये अपने पास रखते हैं। जनता से अधिक पुलिस रहती है। उनकी यात्रा की यही सच्चाई है। दोस्तों, बात करते हैं कि देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर में संक्रमण तेजी से बढ़ा है। जहां वहीं 10 दिनों में कल सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले। जहां राजधानी पटना में लंदन और अफ्रीका से आए 3 लोगों के साथ 11 नए मामले सामने आए हैं। जहां बिहार में विदेश यात्रा से वापस आने वालों में ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, आपको बता दें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ संक्रमण के वेरिएंट की जाँच के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। जब बिहार से कल कोरोना के 17 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं अकेले पटना से 11 मरीज मिले। रोहतास और समस्तीपुर में 2-2 तो वैशाली में 1 मरीज मिला तथा दूसरे राज्य से बिहार आया एक व्यक्ति भी संक्रमित पाया गया। जहां फिलहाल इन 4 जिलों को छोड़कर अन्य 34 जिलों में कोई भी नया मरीज नहीं मिला। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के जमुई जिले में 6 महीने पहले ही विवाह करने वाले एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप मृतक की पत्नी पर लगा है और कहा जा रहा है कि उसने ही अपने प्रेमी की मदद से पति को ठिकाने लगा दिया। घटना जमुई जिले के चंद्रदीप थाना इलाके के सांपो गांव की है। युवक की हत्या गला रेत कर की गई है। मृतक का नाम विकास कुमार बताया गया है। मृतक के भाई के अनुसार 2 दिन पहले मृतक की पत्नी काजल कुमारी ने अपने प्रेमी को बुलाकर पति की पहचान करवाई थी और उसी ने अपने प्रेमी के सहयोग से हत्या कर दी। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बीजेपी पर करारा हमला तो कर ही रहे हैं। यह साथ ही हिंदू और हिंदुत्ववादियों के बीच अंतर भी समझाते दिखे हैं। अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जमीन खरीदने में गड़बड़ी का दावा करने वाली एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि हिंदू सत्य के रास्ते पर चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म के आड़ में लूटता है। राहुल गांधी इससे पहले भी अपने कई रैलियों में बीजेपी और हिंदुत्ववादियों पर बोलते दिखे हैं। उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि बीजेपी राजनीतिक फायदे के लिए हिंदुत्व का उपयोग कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा है कि ये हिंदुओं का देश है, हिंदुत्ववादियों का नहीं। लेकिन हिंदुत्ववादी किसी भी कीमत पर सत्ता चाहते हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा था कि वे कहते हैं कि उन्हें सत्ता चाहिए और उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि मोदी सरकार ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इसके बाद बिहार में एक 19 वर्षीय लड़की की शादी तय हो गई थी, लेकिन नया बिल पास होने के बाद शादी को 2 साल तक के लिए टाल दिया गया है बिहार में। दरअसल पटना के बजितपुर के एक ग्रामीण संजीव पाठक का कहना है कि केंद्र द्वारा न्यूनतम आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पेश किए जाने के बाद महिलाओं के लिए 21 साल की शादी तय कर दी गई है। इसी के चलते मेरे एक रिश्तेदार जिसकी बेटी 19 साल की थी, उन्होंने अपनी शादी तय कर ली थी, लेकिन इस नए बिल के साथ इसे 2 साल के लिए टाल दिया गया है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने देश में समाज सुधार से जुड़ा बड़ा कदम उठाया है। केंद्र कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यानी कि अब लड़कों की तरह ही लड़कियों की शादी की आधिकारिक उम्र 21 साल होने जा रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जल्द ही जेईई मेन परीक्षा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जारी करने वाली है। यह परीक्षा इस साल भी 4 सेशन में आयोजित कराई जा सकती है। जब फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में जेईई मेन परीक्षा 2022 का आयोजन होगा। जब पहला सत्र फरवरी में होगा, जबकि दूसरा मार्च, तीसरा अप्रैल और चौथा सत्र मई में होगा। कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों की पढ़ाई के लगातार बाधित रहने को देखते हुए ये संकेत दिए है। इसकी आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन अब जल्द होने की उम्मीद है। दोस्तों, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में थे। वहां उन्होंने दूध कंपनी अमूल के एक प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने कई और परियोजनाओं की शुरुआत की है। इस दौरान वे एक विशेष वेशभूषा में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद रंग की एक टोपी और लाल जैकेट पहने हुए नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टोपी पहनी थी वह वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की टोपी से मिलती जुलती थी। महामना के नाम से मशहूर पंडित मदन मोहन मालवीय सिर पर सफेद रंग का एक पगड़ी बांधते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी पहुंचे थे तो फिर उन्होंने महामना के परिजनों से मुलाकात की थी।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सरकारी नौकरी करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल नए साल में बिहार के अलग अलग विभागों में बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। ऐसे में आने वाले साल 2022 में सरकार नौकरियों की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को राज्य सरकार बड़ा तोहफा देगी। जब बिहार कर्मचारी चयन आयोग और बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा 17,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। इसमें 7,300 पद ऐसे हैं जिनकी परीक्षा या फिर काउंसलिंग हो चुकी है, लेकिन किसी वजह से अब तक रिजल्ट नहीं निकल सका है। इसके अलावा करीब 51 पदों के लिए विज्ञापन भी निकल चुके हैं। हालांकि इसके लिए अभी परीक्षा या फिर काउंसलिंग नहीं निकाली गई है, जबकि करीब 5,000 पदों के लिए नए साल में विज्ञापन निकाला जाएगा। अभी विज्ञापन का इंतजार किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संपन्न होने के बाद अब नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण होगा। यह शुक्रवार यानी कि आज 24 सितंबर से 21 दिसंबर तक शपथ ग्रहण की औपचारिकता पूरी की जाएगी। आयोग के दिशा निर्देश के तहत शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस बार जनप्रतिनिधियों को 2 शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें दूसरा शपथ नशा मुक्ति के लिए दिलाया जाएगा। यह बिहार पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करके आए वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंच और अन्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ संबंधित बीडीओ या फिर सीओ दिलवाएंगे। इसे लेकर तैयारी भी पूरी की जा चुकी है। जो इस बार जनप्रतिनिधियों को नशा मुक्ति का एक अलग से शपथ लेना होगा। जो नए चुने हुए जनप्रतिनिधि 2 शपथ लेंगे। पहला शपथ पद और गोपनीयता, तो दूसरा शपथ नशा मुक्ति का दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में अभी शराबबंदी का मामला गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी समाज सुधार अभियान के तहत बिहार में यात्रा कर रहे हैं। शराबबंदी को मजबूती से लागू कराने के लिए सीएम नीतीश कुमार सभी जिलों के अधिकारियों संग बैठक भी कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आज ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया है। जहां कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया है। जहां सासाराम के सदर अस्पताल में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल किया गया। भारत सरकार के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा मेडिकल कॉलेजों एवं सदर अस्पतालों में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट का मॉक ड्रिल कराया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करके दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी की। जो वायरल वीडियो में मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी देखा जा सकता है। हालांकि हमारी पड़ताल में यह दावा भ्रामक निकला। वायरल वीडियो मोदी के हालिया वाराणसी दौरे का ही है, लेकिन इसमें लोग पीएम मोदी के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यह वीडियो को ऐसे कैप्शन के साथ शेयर किया जा रहा है जिससे लगता है कि वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार भारतीय जनता पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। 25 दिसंबर को कार्यकर्ता राज्य के सभी बूथों पर वाजपेयी की प्रतिमा और फिर तस्वीरों पर माल्यार्पण करेंगे। इस मौके पर कई और कार्यक्रमों का आयोजन किए जाएंगे। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में गुरुवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन, सिद्धार्थ शंकु कला संस्कृति प्रकोष्ठ के संयोजक वरुण कुमार ने वाजपेयी की 97वीं जयंती पर पार्टी द्वारा आयोजित किए जा रहे सुशासन दिवस के बारे में विस्तार से बताया है। दोस्तों बात करते हैं कि ब्राह्मणों को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। जहां उन्हें बिहार के लोगों से आक्रोश का भी सामना करना पड़ रहा है। पटना में गुरुवार को विभिन्न संगठनों द्वारा जीतन राम मांझी के विरोध और उनके आवास के घेराव किया गया। इस दौरान श्री राम सेना और हिंदू पुत्र के कार्यकर्ता हाथों में चूड़ी दही लेकर मांझी आवास पर पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें इन लोगों को आवास से पहले ही रोक दिया। हालांकि पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद लोगों ने सड़क पर बैठकर सत्यनारायण भगवान की पूजा शुरू कर दी। लोगों ने ब्राह्मण बुलाकर सत्यनारायण पूजा की और फिर सत्यनारायण पूजा के जरिए जीतन राम मांझी को शुद्ध करने की बात कही है। इस दौरान श्री राम सेना के सदस्यों ने कहा है कि चूरा दही खिलाकर मांझी की जुबान को शुद्ध किया जाएगा। वे जिस तरीके से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं कि प्रशासनिक लेत लतीफे और सरकारी भर्तियों के सालों साल तक लंबित रहने के लिए बिहार जाना जा रहा है। जी हाँ, अब ऐसे ही एक मामले में बिहार सरकार की कार्यशैली फिर से सवालों के घेरे में है। मामला बिहार के होमगार्ड बहाली में से जुड़ा हुआ है। जब भर्ती के लिए आवेदन करने वाली कई महिला अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म भरा था तब वे कुंवारी थी, लेकिन जब उन्हें फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया
तो उनमें से कई 2 से 3 बच्चे की मां बन गई है। जी हाँ, दरअसल महिला अभ्यर्थियों के साथ इस स्थिति का कारण भर्ती में हुई लेत लतीफे की है। जब बांका जिले में करीब 10 साल पहले होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 10 साल पहले, अब करीब 10,000 ने बहाली के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 10 साल तक बहाली लंबित रहने के कारण बड़ी संख्या में आवेदक फिटनेस टेस्ट के लिए नहीं आए। बुधवार को जब जिले के RM के मैदान में दौड़ हुई तो मात्र 162 महिलाएं शामिल हुई। फिटनेस टेस्ट के लिए आई कई महिलाएं इस 10 सालों में से 2-3 बच्चों की मां बन गई है। वहीं कुछ की ऐसी स्थिति नहीं रही है कि वे फिटनेस टेस्ट दे सके। जहां आवेदकों का कहना है कि जब उन्होंने आवेदन दिया था तब कुंवारी थी, लेकिन 10 साल तक भर्ती को लेकर कुछ नहीं हुआ। 10 साल में अधिकांश महिला अभ्यर्थियों का विवाह हो गया। इतना ही नहीं, उनमें से ज्यादातर मां बन चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने का ऑफर दिया है। तेज प्रताप यादव ने मांझी को एनडीए छोड़कर तेजस्वी यादव का समर्थन करने की अपील की है। तेज प्रताप यादव ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी को सलाह दी है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच पहले वाली बात नहीं रही है। डबल इंजन धीरे धीरे खत्म होने वाला है। इससे बेहतर होगा कि आप उसे छोड़कर तेजस्वी का साथ दीजिए। पटना में तेज प्रताप यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि मांझी से उनकी बात होती रहती है। मैं उन्हें सलाह देना चाहता हूं कि वे वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति को अच्छी तरीके से जानते हैं और समझते हैं। उनकी भलाई इसी में है कि वे हमारी तरफ आए और मिलकर सरकार बनाएं। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत द्वारा बुधवार को पार्टी का असहयोग का आरोप लगाने के बाद अब वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जहां उन्होंने ट्विटर पर तंज कसते हुए लिखा है कि पहले असम फिर पंजाब, अब उत्तराखंड, भोग पूरी ही पाओगे, कसर न रह जावे कोई। आपको बता दें कि इससे पहले भी मनीष तिवारी नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर पंजाब यूनिट में विवाद और कन्हैया कुमार के पार्टी में शामिल होने पर कांग्रेस हाईकमान पर निशाना साध चुके हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।